जय हिंद दोस्तों। आज की वीडियो में सीजीएल प्री 2024 की वन ऑफ द हार्डेस्ट शिफ्ट के सॉल्यूशन करेंगे। इस शिफ्ट का एवरेज देखोगे आप तो सिर्फ 29 मार्क्स था। तो चलिए इसके क्वेश्चन के सॉल्यूशन देखते हैं। आप वीडियो को ध्यान से देखना। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे आगे। टू इक्वल सर्कल पासेस थ्रू ईच अदर सेंटर। If the radius of each circle is 13, then what is the length of the common chord? ये फिगर देखोगे, इसके अंदर दो सर्कल बने हुए हैं। ये पहले का सेंटर है, ये सेकंड वाले का सेंटर है। जो इसकी कॉमन कॉर्ड है, यानी दोनों सर्कल की जो एक कॉमन कॉर्ड है उसकी लेंथ हमसे पूछी गई है। हम इन दोनों सेंटर को मिला दे रहे हैं, तो ये भी हमारी रेडियस ही होगी। और आप यहां से एक इस रेडियस को मैच कर दो, एक इस रेडियस को मैच कर देंगे। मैं इसके नाम लिख देता हूं, ए बी सी डी और ई। तो हमसे क्वेश्चन ने पूछा है एई की लेंथ पूछी है हमसे। अब ध्यान से देखो, जो ए बी डी है वो इक्विलेटरल ट्रायंगल बनेगा, क्योंकि ये रेडियस है, बीडी रेडियस है, ए बी रेडियस है, एडी रेडियस है, इक्विलेटरल ट्रायंगल। और एसी उसकी हाइट होगी। तो अगर हम AC फाइंड आउट करें तो हम ये कह सकते हैं AC बराबर होगा, इक्विलेटरल ट्रायंगल की हाइट क्या होती है, √3/2 टाइम्स ऑफ साइड। तो √3/2 टाइम्स ऑफ रेडियस। और AC का डबल है AE, तो अगर हम इसे और 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो हम AE निकाल सकते हैं। तो AE की वैल्यू हो जाएगी √3 टाइम्स ऑफ R, और R हमें गिवन है कितना, 13 दिया हुआ है। तो हमारा आंसर होता 13√3 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर डी, चौथा ऑप्शन है करेक्ट। सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। इफ वी एक्सटेंड अ कॉर्ड इनफाइनेटली ऑन बोथ साइड्स देन द कॉर्ड बिकम। ये एक सर्कल है, ये एक कॉर्ड है, आप इसे दूसरी दोनों तरफ बढ़ा रहे हो। तो जैसा ही आप करोगे ऐसा, ये क्या बन जाएगी, एक सेकंड बन जाएगी। सेकंड यानी छेदक रेखा। टेंजेंट क्या होती है, जो किसी एक पॉइंट पे टच करके निकल जाए। सेकंड क्या होती है, जो दो पॉइंट पे सर्कल को काट दे। तो ये क्या बन जाएगी, हमारी एक सेकंड बन जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया हुआ है, ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है। √9 sin स्क्वायर 26 प्लस 9 sin स्क्वायर 64 प्लस 36 डिवाइडेड बाय 32 माइनस 7 cos स्क्वायर 32 माइनस 7 cos स्क्वायर 58। तो एक चीज का ध्यान रखना, अगर आपको दो एंगल का सम ए और बी का सम 90 मिल रहा है तो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए 1 हो जाता है। सेम ऐसे ही कॉस स्क्वायर ए और कॉस स्क्वायर बी भी हमारा क्या हो जाता है, 1 हो जाता है। आप 90 पे चेंज करके भी कर सकते हो, ये याद रखोगे ज्यादा इजी पड़ेगा। तो यहाँ ध्यान से देखो, 26 और 64 मिला के 90 होते हैं, तो 9 कॉमन ले लो, तो सीधे हम इसे क्या लिख सकते हैं, 9 इंटू 1 प्लस 36 डिवाइडेड बाय 32। और दोनों में से 7 अगर हम कॉमन ले लें तो यहां भी देखो 32 और 58 मिलके भी 90 हो रहे हैं, तो ये भी क्या बन जाएगा, 1। ऊपर आ गया हमारा √45, नीचे आ गया 32 में से 7 गए 25, 25 का रूट खोल दिया हमने 5 से। 45 को हमने लिख दिया 9 इंटू 5, 9 रूट से बाहर आ जाएगा 3 बन जाएगा, √5 एज इट इज रह जाएगा। तो हमारा आंसर होगा 3√5/5, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन में गिवन है हमें, an investor invested ₹2 lakh in shares. The share rose by 18% on the first day, fell by 15% on the second, and then fell by 3% on the third. What is the net percentage increase decrease in the value of the investor share? 2 लाख रुपए किसी ने इन्वेस्ट किए हैं, पहले दिन 18% बढ़ा, उसके अगले दिन 15% डिक्रीज, और उसके अगले दिन 3% डिक्रीज। तो ओवरऑल 3 दिन के बाद नेट इंक्रीज या डिक्रीज क्या है, हमें ये बताना है। तो हम इसके लिए इक्विवेलेंट डिस्काउंट वाले फॉर्मूले का ही यूज करेंगे, a प्लस बी प्लस ए बी अपॉन 100। ये फॉर्मूला आपने CI में भी देखा होगा। तो अगर इंक्रीज होगा तो पॉजिटिव वैल्यू लेंगे हम उसकी, और डिक्रीज होगा तो नेगेटिव वैल्यू। तो पहले हम इन दोनों रेट्स को कंबाइन कर लेते हैं। 18 पॉजिटिव है इंक्रीज की वजह से, 15 नेगेटिव है,
और 18 15 को मल्टीप्लाई करेंगे प्लस माइनस को तो माइनस आएगा 18 इंटू 15/100। सॉल्व करेंगे इसे तो 18 इंटू 5 होता है 90, 18 इंटू 10 होता है 180, 180 में आप 90 जोड़ोगे तो ये हो जाएगा 270 अपॉन में 100 और ये हो जाएगा हमारा 3। 270 से यहाँ हो जाएगा 2.7, 3 में से 2.7 आप माइनस करोगे ये हो जाएगा 0.3। 18 और 15 को हमने कंबाइन करके एक रेट बना लिया प्लस का 0.3। अब 3% डिक्रीज का इफेक्ट ले लेते हैं तो डिक्रीज है नेगेटिव प्लस माइनस माइनस 3 इंटू 0.3 करेंगे अपॉन में 100। तो यहां देखोगे 0.3 माइनस 3 ये हो जाएगा हमारा 0.3 इंटू 3 हो जाएगा 0.9 और 100 की वजह से हो जाएगा वो 0.009। तो 3 में से 0.3 माइनस किया आपने तो नेगेटिव 2.7 और नेगेटिव ही 0.009। तो ये फाइनली क्या होगा नेगेटिव 2.709। नेगेटिव का मतलब क्या है डिक्रीज, तो अप्रोक्सीमेटली हमारा डिक्रीज होगा 2.7% का। ऐसा कौन सा ऑप्शन है तो ये हमारा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अ मैन कैन रो अ डिस्टेंस ऑफ 6 किलोमीटर इन एन आवर। एक आदमी 1 घंटे में 6 किलोमीटर नाव चलाता है रुके हुए पानी में स्टिल वाटर में। ही कैन रो द सेम डिस्टेंस इन 45 मिनट्स विद द करंट। पानी जब उसके साथ साथ बह रहा होता है तो वो यही 6 किलोमीटर सिर्फ 45 मिनट में कवर कर लेता है। फाइंड द टोटल टाइम बाय हिम टू रो अ डिस्टेंस ऑफ 16 किलोमीटर विद द करंट एंड टू रिटर्न टू द स्टार्टिंग पॉइंट। उसे 16 किलोमीटर पानी के बहाव के साथ जाना है और फिर लौट के आना है। तो जाते टाइम अगर पानी आपका साथ दे रहा है तो लौट के आते टाइम पानी आपके अगेंस्ट हो जाएगा। सबसे पहली लाइन में दिया हुआ है 6 किलोमीटर 1 घंटे में स्टिल वाटर में वो नाव चलाता है। तो स्टिल वाटर में सिर्फ बोट की स्पीड आएगी, बोट को मैं एक्स से रिप्रेजेंट कर रहा हूं। 1 घंटे में आप जितना भी डिस्टेंस कवर करते हो बाय डिफॉल्ट आपकी किलोमीटर पर आवर की स्पीड है, तो हम कह सकते हैं बोट की स्पीड है 6 किलोमीटर पर आवर। और यही 6 किलोमीटर वो 45 मिनट में पानी के साथ साथ कवर कर लेता है, यानी बोट प्लस करंट, करंट को मैं y लिख रहा हूं तो x प्लस वाई, और 6 किलोमीटर 45 मिनट में 45 मिनट को हम 3/4 आवर कह सकते हैं। 4 ऊपर चला जाएगा 3 नीचे आ जाएगा तो ये हो जाएगा हमारा 8, यानी जिसे हम डाउन स्ट्रीम कहते हैं धारा के अनुकूल चाल, वो हमारी आ गई 8 किलोमीटर पर आवर। x की वैल्यू 6 है, y की वैल्यू कितनी हो जाएगी टोटल 8 के लिए 2। अब क्वेश्चन में कुछ नहीं बचा है। 16 किलोमीटर आप पानी के साथ जा रहे हो उस टाइम पे आपकी स्पीड है 8, जबकि जब आप आओगे तो पानी आपके अगेंस्ट होगा, पानी आपको रोकेगा, तो 6 में से 2 माइनस हो जाएगा और उस टाइम पे आपकी स्पीड होगी 4। टोटल टाइम हमारा आ जाएगा 8 से ये गया 2 बार में, 4 से गया 4 बार में, तो 2 और 4 6 घंटे हमें टोटल लगेंगे ऐसा करने के लिए। ऑप्शन नंबर 1 हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट पे आते हैं। फाइंड द एरिया ऑफ द सेक्टर वेयर द रेडियस ऑफ द सर्कल इज 24 एंड लेंथ ऑफ द आर्क इज 7। ये एक सर्कल है, ये सेंटर है, ये रेडियस है। तो यहां से यहां तक ये जो डिस्टेंस है इसे आप कह रहे हैं लेंथ ऑफ आर्क, एल से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, अगर ये एंगल थीटा है और ये रेडियस है तो हम कहते हैं लेंथ ऑफ आर्क एल इज इक्वल्स टू थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर। 2 पाई आर क्या होती है सर्कमफ्रेंस, एल जो है वो सर्कमफ्रेंस का ही पार्ट है, इसलिए वहां पे आपको 2 पाई आर का यूज मिलेगा। जबकि हमें फाइंड आउट क्या करना है, एरिया ऑफ सेक्टर, ये पूरा फाइंड आउट करना है। तो ये एरिया का शेयर ले रहा है तो इसका फॉर्मूला भी एरिया के अकॉर्डिंग लिखा जाएगा। एरिया ऑफ सेक्टर त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल होता है थीटा अपॉन 360 इंटू वो एरिया पे डिपेंड करेगा, तो सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, तो इसके साथ भी क्या लगा मिलेगा पाई आर स्क्वायर। ये ध्यान रखना एल सर्कमफ्रेंस से रिलेटेड है इसलिए 2 पाई आर, सेक्टर का एरिया सर्कल के एरिया से रिलेटेड है इसलिए पाई आर स्क्वायर उसके पीछे दिखेगा। अब
अब क्वेश्चन में हमें L की वैल्यू गिवन है, R की वैल्यू भी हमें पता है। हम ऐसा करते हैं, एरिया का फॉर्मूला L की हेल्प से बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ध्यान से देखो, आपको यहां भी थीटा अपॉन 360 मिलेगा, एरिया में भी थीटा अपॉन 360 है, आपके पास भी पाए है, यहां भी पाए है, आपके पास एक आर पहले से है, यहाँ पे 2 आर चाहिए। तो हम ऐसा करते हैं, एक आर से दोनों को एक्स्ट्रा मल्टीप्लाई कर लेते हैं। और हमारे कहीं भी फॉर्मूला में 2 का यूज नहीं है, पर यहां हमारे पास 2 है, तो हम दोनों तरफ 2 का डिवाइड कर देते हैं। तो हम क्या कह सकते हैं कि एरिया ऑफ सेक्टर जो है उसे हम ये भी लिख सकते हैं फिर 1/2 L इंटू आर। अब देखोगे तो दोनों फॉर्मूले सेम हो गए होंगे, यहां 2 से 2 कट जाएगा, तो ये दोनों वैल्यू तो है हमारे पास। 1/2 L कितना गिवन है 7, R कितना गिवन है 24, 2 से आपने इसे काट दिया 12 बारी में, 12 इंटू 7 होता है हमारा 84 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट पे आते हैं, ये क्वेश्चन थोड़ा लेंथी है। फर्स्ट राउंड के अंदर ये क्वेश्चन स्किप करने वाला है, एंड में अगर टाइम बचे तो ये क्वेश्चन जरूर अटेम्प्ट करते हैं हम एग्जाम के अंदर। सिर्फ हम बेसिक कैलकुलेशन से करेंगे, हालांकि इस क्वेश्चन को यूनिट डिजिट, डिजिट सम, बहुत सारे और तरीकों से भी किया जा सकता है। अभी मैं इसका सॉल्यूशन आपको बिल्कुल बेसिक से करवा रहा हूं। गिवन है, अमन बोरोज अ सम ऑफ 192,208 at the rate of 15% per annum simple interest. At the end of first year, he pays rupees 20196 toward the return of the principal amount borrowed. ध्यान रखना, जो उसने प्रिंसिपल लिया उस प्रिंसिपल को कम कर दिया है हमने 20196 से। If Aman clears all the pending dues at the end of the second year, including interest payment that accrued during the first year, how much does he pay at the end of the second year? ठीक है, तो देखो फर्स्ट ईयर में क्या हुआ होगा। फर्स्ट ईयर की अगर बात करें तो इंटरेस्ट की कैलकुलेशन अगर हम करें फर्स्ट ईयर में, तो 192,208 रुपीज का उस पर उधार था, इसका 15% उसे पे करना पड़ा होगा एज एन इंटरेस्ट, जो इकट्ठा होता रहा है। तो 192,208 का 15% अगर हम निकालें, परसेंट का 100 अभी हमने बाद में उसका हम पॉइंट लगा लेंगे। 8 पंजे 40, 2 पंजे 10, हासिल लगा 1, 2 पंजे 10 और 11, अभी भी 1 बचा है, 19 पंजे 95 और 1 96, और ये 1 है तो एज इट इज आ जाएगा सब कुछ। 802,291 ऐड कर लें इसे, तो ये जाएगा 0, 2, 1, 3, 8 और 28, 100 का पॉइंट लग जाएगा यहाँ पे। तो ये हमारा पहले साल का इंटरेस्ट होगा। अब हमने क्या किया कि 20,196 की तो रीपेमेंट कर दी, 20196 की हमने रीपेमेंट कर दी। तो अब हमारा सेकेंड ईयर में जो प्रिंसिपल अमाउंट बचा होगा वो कितना होगा, माइनस करेंगे अगर इसे, तो 8 में से 6 गया 2, 10 में से 9 गया 1, 1 से 1 0, 2 का 2, और 19 में से 2 गया 17। इतना अमाउंट हमारा पेंडिंग होगा, इस पे 15% का और ब्याज लगेगा। तो अगर इस इंटरेस्ट की कैलकुलेशन और कर ली जाए तो 172012 इंटू 15, इसे आप सॉल्व करोगे तो यह आ जाएगा हमारा 12 पंजे 60, 0 का 0, 2 पंजे 10, 17 पंजे 85 और 1 86, ये हो जाएगा, 1 से मल्टीप्लाई करना है तो एज इट इज 08108 और 17 8 25, यहाँ पे भी 100 था नीचे परसेंट का, तो यहाँ पॉइंट लग जाएगा। अब देखिए आप पेमेंट क्या क्या कर रहे होंगे, 2 साल के बाद इतना तो हमारा प्रिंसिपल बकाया है, और ये पहले साल का इंटरेस्ट और ये दूसरे साल का इंटरेस्ट, तो इन सबको ऐड कर देंगे तो हमें इतने की फाइनल पेमेंट करनी होगी। तो ऐड कर लीजिए, ये हो गया हमारा 2883 1.20,
और सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट है 25,801.80। ऐड करोगे इसे, 0 का 0, 10 का 0, 2, एक 3, एक 4 और एक 5 पॉइंट, ये हो गया 4, 8, 8, 16, एक बचा हुआ है, 3, 8, 3, 11, 11, 5, 16, अभी भी एक बचा हुआ है, 17 और 4, 21, 21 और वो वाला एक 22। तो 2 साल के बाद हम फाइनल पेमेंट कितने की कर रहे होंगे? 226645 की। ऐसा कोई ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन है, पाइप पी कैन फिल अ टैंक इन 60 आवर, और आर जो है वो 45 घंटे में भर सकता है। क्यू और आर को एक साथ 6 घंटे के लिए खोल दिया गया, और उसके बाद एक और डब्ल्यू नाम का पाइप है जो इस टैंक को खाली करने का काम करता है। सबसे पहले पी और क्यू और आर की बात कर लेते हैं। तो क्यू 60 घंटे में भरता है, आर 45 में भरता है। दोनों का एलसीएम लोगे तो यह रहेगा 180, यहां 3 बार में और 45 में 4 बार में। दोनों को 6 घंटे आपने सबसे पहले साथ खोला है, तो साथ में ये काम करते हैं क्यू और आर। तो 3 और 4 साथ काम करेंगे, 6 घंटे में इन्होंने 42 यूनिट्स कंप्लीट कर दी होंगी। इसके बाद इनके साथ एक डब्ल्यू नाम का टैप और खोला जाता है, यानी अब वर्किंग है क्यू आर और डब्ल्यू। 24 घंटे तक इन्हें खोला जाता है, और उसके बाद भी टैंक हमारा सिर्फ हाफ ही भर पाता है। तो हमें बताना है डब्ल्यू अकेला टैंक को कितनी देर में खाली कर देगा, पूरे कंप्लीट टैंक को। तो पहले से ही टैंक 42 तो भरा हुआ ही है, 180 का आधा कितना, 90 भरा गया है 24 घंटे बाद। इस 90 में से भी 42 तो क्यू और आर ने पहले से ही भर दिया था, यानी डब्ल्यू के आने के बाद ये टैंक सिर्फ कितना भरा है, 48। क्यू आर और डब्ल्यू जब साथ काम कर रहे हैं तो 24 घंटे में काम हुआ है सिर्फ और सिर्फ कितना, 48। हम कह सकते हैं 1 आवर में सिर्फ कितनी यूनिट फिल हुई होगी, 2। अब क्यू और आर कहेंगे जब हम साथ में काम कर रहे थे तो हम 7 यूनिट का काम करते हैं, जबकि एंड में जाके वो बचता कितना है, सिर्फ और सिर्फ 2 यूनिट। इसका क्या मतलब है, डब्ल्यू 5 यूनिट नेगेटिव वर्क करता होगा। अब यही डब्ल्यू पूरी कंप्लीट टैंक को खाली करने में कितना टाइम लगाएगा, यही हमें बताना है। तो टैंक की कैपेसिटी कितनी है, 180। डब्ल्यू एक बार में कितना पानी बाहर फेंकता है, 5 यूनिट। कितना टाइम लगा देगा, 36 आवर्स। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, there is a constant growth rate in percentage every year in the production of a company as seen the given table। 2018, 19, 20 तीनों में बोला गया ग्रोथ सेम हुई है, यानी जो ग्रोथ 18 से 19 में हुई है जिस रेट से, सेम उसी रेट से ग्रोथ हुई है 19 से 20 में। तो इस सवाल को हम परसेंटेज से ना सॉल्व करके रेशियो से सॉल्व कर लेंगे। हम कहेंगे जो रेशियो 18 और 19 में होगा वही रेशियो 19 और 20 में भी होगा। तो 18 और 19 का रेशियो निकालेंगे तो वो है 9000। 18 की वैल्यू 19 की वैल्यू है 10800, और सेम वही रेशियो आएगा अब 19 और 20 में। सॉल्व कर लीजिए इसे, काट लो इसे, 0 से 0 गया, 18 से गए 5 बार में, 18 से गए 6 बार में। x क्या हो जाएगा हमारा, 10800 इंटू 6/5। ठीक है, 00 का 00, 8 6 48, और 6 इंटू 1 6 हो गया, डिवाइड बाय 5, 5 से काट लो, 12 पे गया, कितना बच गया, 4, 45 बच गया, 9 बारी में गया, 48 में से 45 गया हमारा 9 बारी में, कितना बचा, 3, 6 बार में गया, और 0 का 0। तो हमारी x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 12960। ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है। सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, सभी का रूट सेपरेट कर दो। तो हम इसे लिख रहे हैं अंडर रूट सेक +1 रूट सेक -1 प्लस रूट सेक -1 अपॉन
सेक थीटा प्लस 1। अब एलसीएम ले लो इनका, इसे यहां मल्टीप्लाई कर दो, इसे यहां मल्टीप्लाई कर दो, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दो, तो इधर मल्टीप्लाई होगा, तो सेक प्लस 1 सेक प्लस 1 सेक प्लस 1 का स्क्वायर हो जाएगा, रूट से कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ क्या बचेगा सेक थीटा प्लस 1। ये यहां मल्टीप्लाई होगा तो सेक माइनस वन का स्क्वायर हो जाएगा, रूट यहां भी कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ क्या बचेगा सेक थीटा माइनस 1। नीचे देखोगे तो ये a माइनस बी है, ये a प्लस बी है, तो ये बन जाएगा नीचे a स्क्वायर बी स्क्वायर, सेक स्क्वायर माइनस 1, सेक स्क्वायर माइनस 1 क्या होता है 10 स्क्वायर, तो स्क्वायर से रूट इसका भी कट गया, यहां 1 से 1 कैंसिल हो गया, हम पहुंच गए 2 सेक थीटा अपॉन 10 थीटा। सभी को साइन कॉस में खोल लो, सेक को लिख देते हैं 2 अपॉन साइन 2 अपॉन कॉस, और 10 को लिख दिया हमने साइन अपॉन कॉस, रेसिप्रोकल कर लो तो हो जाएगा 2 अपॉन कॉस इंटू कॉस अपॉन साइन, कॉस से कॉस कैंसिल, नीचे के साइन को उठाकर ऊपर ले आओ तो आंसर क्या हो जाएगा 2 कॉसेक थीटा, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट पे आते हैं, ये डायरेक्ट हमसे फॉर्मूला पूछ लिया गया था, तो ये 4 फॉर्मूले हैं, इन्हें याद कर लीजिएगा आप। अभी पूछा गया साइन ए साइन बी का फॉर्मूला, तो साइन ए साइन बी यहाँ देखो लास्ट वाले में है, इस वाले 2 को अगर यहां से हटा दिया जाए तो यहाँ पे ये क्या बन जाएगा 1/2, और ऐसे ब्रैकेट लग जाएगा। देखो कौन सा ऑप्शन है ऐसा 1/2 कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी, तो ऐसा ऑप्शन 1 है हमारा, ठीक है, ये फॉर्मूले आप लर्न कर लेना। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, A seller sold 19 cookies for 95 instead of 20। एक दुकानदार क्या करता है 20 कुकीज उसने बेचनी थी, पर वो बेचता सिर्फ कितनी है 19 कुकीज ही बेच रहा है 1 केजी के अंदर, ठीक है। ये फॉल्टी वेट वाला ही क्वेश्चन है, जहां पे आप कहते हो डिसऑनेस्ट सेलर वाला क्वेश्चन है। व्हाट इज द गेन इन रुपीज इफ द सेलर बॉट द कुकीज फॉर 76। उसने क्या किया 76 रुपीज में 20 कुकीज खरीदे, जबकि बेच कितने रहे 95 रुपए में बेचे सिर्फ 19 है, तो हम क्या करेंगे सबसे पहले 19 का ही कॉस्ट प्राइस निकाल ले रहे हैं, कॉस्ट ऑफ 19 कुकीज, तो 76 रुपीज में 20 कुकीज आई हैं, हम 19 की वैल्यू फाइंड आउट कर रहे हैं। काट लेते हैं इसे, 4 से गए 19 बारी में, 4 से गए 5 बारी में, 19 इंटू 19, सबको 19 का स्क्वायर याद होगा 361, डिवाइड बाय 5 करोगे, 5 से काटोगे 7 बारी में गया, कितना बच गया 1, 11 हो गया, 2 बार में गया कितना बचा 1.2, 72.2 रुपीज में हमने ये सारे कुकीज खरीदे होंगे, जबकि बेच कितने में रहे 95 में, प्रॉफिट निकालना है माइनस कर दो 95 माइनस 72.2, 10 में से 2 गया 8, 4 में से 2 गया 2, और 9 में से 7 गया 2, यानी हमारा प्रॉफिट कितना होगा 22.8 रुपीज, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, द साइड mn ऑफ अ पैरेललोग्राम MNOP is produced to Q such that MN is equals to NQ। एक पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम बना लेते हैं पहले, इसकी साइड है MN OP, MN को हमने इतना बढ़ाया कि MN और NQ बराबर हो गए, MN और NQ बराबर हो गए, और PQ इंटरसेक्ट करता है ON को R पॉइंट पे, P को हम Q से अगर ज्वाइन करें तो ये ON को R पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है। हमें बताना है पॉइंट R ON को किस रेशियो में डिवाइड करता है, यानी इस पार्ट का और इस पार्ट का क्या रेशियो है, हमें फाइंड आउट करना है NR रेशियो RO। 2-3 चीजों का ध्यान रखना है सिमिलर ट्रायंगल से रिलेटेड। ये एक ट्रायंगल है, अगर हम बेस के पैरेलल कोई लाइन ड्रॉ कर दें इसमें, तो अब ये छोटा ट्रायंगल और बड़ा ट्रायंगल क्या हो जाएंगे सिमिलर हो जाएंगे, तो जो रेशियो यहां की इन दोनों साइडों में होगा
छोटे ट्रायंगल बड़े ट्रायंगल में, वही सेम रेशो हमें इस तरफ भी मिलेगा। यानी अगर यहाँ रेशो 1:1 है तो यहाँ भी रेशो 1:1 ही मिलेगा। वैल्यू अलग अलग हो सकती हैं और सेम वही रेशो हमें इन दोनों साइडों में मिलेगा। दूसरा हमें क्या पता होना चाहिए कि एक ट्रायंगल के अंदर अगर एक लाइन दो साइडों के मिड पॉइंट से होके निकल रही है तो वो तीसरी वाले के पैरेलल और तीसरी वाले की क्या होगी, हाफ होगी, जिसे हम मिड पॉइंट थ्योरम भी कहते हैं। इन दोनों का यूज करेंगे हम इसके अंदर। हमें पता है कि अगर ये पैरेललोग्राम है तो पक्का एन क्यू और एम पी पैरेलल होंगे। तो अगर ये दोनों लाइनें पैरेलल हैं सेम इसकी तरह, तो अगर यहां रेशो इक्वल होने की वजह से 1:1 है तो वही रेशो 1:1 यहां भी होगा क्यू आर और आरपी में। अब यहां देखिए 1:1 का क्या मतलब है, बराबर बराबर डिस्टेंस पे काटना। तो एनआर एक ऐसी लाइन है जो क्यू एम पी ट्रायंगल के अंदर दो साइडों के मिड पॉइंट से होके जा रही है, तो ये पक्का तीसरी की पैरेलल और तीसरी की हाफ होगी। यानी अगर ये 2 है तो उस टाइम पे इसे 1 होना पड़ेगा। और पैरेललोग्राम के अंदर सामने की साइडें बराबर होती हैं, तो जो एमपी है वो एनक्यू के एनओ के इक्वल होना चाहिए। तो एमपी अगर 2 है तो एनओ भी 2 होना चाहिए। ये हिस्सा 1 है तो ये हिस्सा भी क्या हो जाएगा 1। एनआर और आरओ का रेशो क्या हो जाएगा 1:1, ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। 3a 2b is equals to 27, 2a क्यूब 8b क्यूब इज इक्वल्स टू 1458 दिया है और हमें 2ab की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, आइए सॉल्व करते हैं। सिंपली क्यूब दिया हुआ है, सबको दिख रहा है, 3 का क्यूब यहाँ बैठा है, 2 का क्यूब यहाँ बैठा है, तो हम इस वाली इक्वेशन का ही क्यूब कर लेते हैं। a प्लस बी का क्यूब क्या होता है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a इंटू बी इंटू a प्लस बी। तो यही सॉल्व कर रहे हैं, इसका क्यूब करेंगे तो 3 का क्यूब हो जाएगा 27 a क्यूब 8 b क्यूब प्लस 3 इंटू a है हमारा 3a, b है हमारा 2b और a प्लस बी की जगह हम ये a प्लस बी की जगह एज इट इज हम 27 रख रहे हैं और सामने है हमारे पास 27 का क्यूब, तो हम उसे लिख देते हैं 27 इंटू 27 इंटू 27। ठीक है, इस पार्ट की वैल्यू पुट कर देते हैं। 27 a क्यूब 8 b क्यूब की वैल्यू हमें पता है, ये है 1458 प्लस में यहाँ देखो ये 2ab को हम नहीं छेड़ेंगे तो ये 3 इंटू 3 9 कर लिया हमने, 2ab ऐसे ही पड़े रहने दो, इंटू में 27 बराबर 27 इंटू 27 इंटू 27। सभी में से 27 कॉमन लेके काट दो तो 27 से 27 गए और यहाँ भी 27 का भाग लगाओगे, 27 पंजे 135, कितना बच गया 10, 108 बन गया, 27 चौक 108 और फिर से सबको 9 से काट दो तो 9 से गया ये 6 बार में और 9 से ये गया 3 बार में। इस तरफ बचा है हमारे पास 6 प्लस 2ab, सामने बचा हुआ है 27 इंटू 3 होता है 81, 2ab की वैल्यू निकालेंगे 6 वहां जाके माइनस हो जाएगा, 81 में से 6 गया, आंसर क्या हो जाएगा 75, ऑप्शन नंबर 3। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन में लिखा है 4x² प्लस 9y² माइनस 12xy डिवाइड बाय 3y माइनस 2x। देखो ऊपर वाला a माइनस बी का होल स्क्वायर लिखा हुआ है तो इसे आप लिख सकते हो 2x माइनस 3y का होल स्क्वायर, या आप इसे ये भी लिख सकते हो अगर आप y को पहले रीड करो और x को बाद में, तो 3y माइनस 2x का होल स्क्वायर। हम सेकेंड वाले तरीके से लिखेंगे ताकि नीचे वाला हमारा कैंसिल हो जाए, 3y माइनस 2x, तो इससे एक पावर कैंसिल हो जाएगी, क्या बचेगा 3y माइनस 2x, यही हमारा आंसर है, ऑप्शन नंबर 1। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ अ कोन, रेडियस दी हुई है और स्लैंट हाइट दी हुई है। तो आपको पता है स्लैंट हाइट रेडियस और हाइट के अंदर वही राइट एंगल ट्रायंगल वाला रिलेशन होता है, हाइट हमें पता नहीं है, ये 3 है, ये 3√2 है। सॉल्व कर लेते हैं, इसका स्क्वायर बराबर होगा इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, तो 3√2 का स्क्वायर करोगे 3 का 9
और 2 का 2 √2 का 2 हो जाएगा 18 प्लस इस वाले 3 का 9 प्लस h स्क्वायर, ये 9 हमारा के माइनस हो गया। h की वैल्यू भी कितनी आ गई 3। वॉल्यूम क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। पुट कर लेते हैं 1/3 पाई को नहीं छेड़ना है, आर स्क्वायर 3 इंटू 3, एच भी हमारा 3 है, एक 3 से 3 कैंसिल, आंसर हो जाएगा हमारा 9 पाई सेंटीमीटर क्यूब। यूनिट नहीं दी तो हम सेंटीमीटर क्यूबिक यूनिट के अंदर छोड़ देंगे, आंसर हो जाएगा हमारा 4। अगला क्वेश्चन है 9 डिजिट का एक नंबर है जो 36 से डिविजिबल है और हमें वैल्यू बतानी है 2x प्लस वाई अंडर रूट की, लेकिन नेगेटिव वैल्यू, रूट से प्लस माइनस दोनों बाहर आते हैं, हमें नेगेटिव वाला ही बताना है। कंडीशन ये रखी गई है कि y जो है वो अपनी लार्जेस्ट वैल्यू को ले रहा है, तो ठीक है। गिवन है हमें 5x 7 9 8 5 6y 6 और डिविजिबिलिटी है 36 की। सबसे पहले इसे दो ऐसे नंबर में तोड़ो जिनका एचसीएफ 1 हो, यानी उनमें आपस में कुछ भी कॉमन ना हो, तो हमने उसे तोड़ दिया 9 और 4 में, यानी इस पे 9 की डिविजिबिलिटी भी अप्लाई होगी और 4 की भी। 4 के अकॉर्डिंग लास्ट 2 डिजिट को चेक करेंगे, तो y अगर मैक्सिमम है और y सिंगल डिजिट नंबर है तो वो 9 हो सकता है। तो 9 रख के देखते हैं कि क्या 96 ऐसा नंबर है जो 4 से डिविजिबल है, तो बिल्कुल कटता है, 24 इंटू 4 पे कट जाता है, तो y क्या होगा हमारा 9 होगा। अगर ये नहीं कट रहा होता बाई चांस तो हम 8 रखते, हम और छोटा छोटा करते जाते। चलिए, तो ये हो गया 96। अब हम 9 की डिविजिबिलिटी के अकॉर्डिंग x को ढूंढ लेते हैं, तो मैं इस y को 9 में कन्वर्ट कर रहा हूं। 9 की डिविजिबिलिटी क्या कहती है, सम 9 या 9 का मल्टीपल हो, तो 9 तो वैसे ही काट दो, ये वाला 9 कैंसिल, ये वाला 9 कैंसिल, बाकी देखते हैं 6 6 12 12 17 17 8 25 25 और 7 हो गए हमारे 32 32 और 5 हो गया 37 37 प्लस x और 9 का डिविजिबल बनाना है इसे, तो क्या जोड़ोगे, 37 के बाद 9 के टेबल में आने वाला 45 है, तो 45 के लिए इसे क्या चाहिए x को 8, तो x क्या हो जाएगा 8, x हो गया 8, y हो गया हमारा 9, पुट करना है हमें अंडर रूट 2x, तो ये जाएगा 16 प्लस 9 अंडर रूट 25 प्लस माइनस 5 आएगा आंसर, पर इतना नेगेटिव वाला पूछा है तो आंसर हो जाएगा -5। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। एना और बेन दोनों के पास कुछ मार्बल्स हैं। एना अगर एक मार्बल बेन को दे दे तो दोनों के पास इक्वल नंबर ऑफ मार्बल हो जाएंगे। बेन अगर अपना एक मार्बल एना को दे दे तो एना के मार्बल बेन के मार्बल से 3 गुना हो जाएंगे। हमें बताना है दोनों के मार्बल का सम क्या है, ठीक है। तो एना और बेन, अगर एना अपना एक मार्बल बेन को दे दे तो एना से एक कम हो जाएगा, बेन के पास एक आ जाएगा, तो दोनों की वैल्यू बराबर हो जाएगी। तो यहां से आप b को उस तरफ लेके जाओगे और 1 को इधर ले आएंगे, तो हो जाएगा a माइनस बी, क्या हो जाएगा 2। a और b में कितने का डिफरेंस है 2। और दूसरी स्टेटमेंट ने कहा कि अगर बेन अपना एक मार्बल एना को दे दे, यानी बेन से एक कम हो जाए और एना के पास एक आ जाए, तो अब ये एना की वैल्यू बेन की वैल्यू का कितना हो जाएगा 3 टाइम्स। तो यहां से अगर हम इसे सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा a प्लस 1, ये हो जाएगा हमारा 3b माइनस 3। फिर से b वाले पार्ट को उधर उठा के लेके चलो, तो हो जाएगा a माइनस 3b, और ये 1 को भी उस तरफ लेके चलो तो हो जाएगा माइनस का 4। दो इक्वेशन आ गई हमारे पास, सॉल्व करते हैं। a को काट लेते हैं, चलो a पहले से इक्वल है तो हम कर रहे हैं ऊपर से नीचे माइनस करवा दो, तो a वाला पार्ट कट जाएगा, b में से 3 भी नेगेटिव करोगे तो पॉजिटिव 2b बचेगा, और 4 माइनस माइनस 4 करोगे तो प्लस का 6 हो जाएगा। b की वैल्यू कितनी आ गई 3, a कितना हो जाएगा इस अकॉर्डिंग 5, और हमसे पूछा क्या गया है a और b का सम, तो a और b का सम क्या हो जाएगा 5 और 3 8, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट पे आते हैं। अच्छा, सारे क्वेश्चन हमारे खत्म हो गए, वो लास्ट क्वेश्चन था। तो वीडियो को देखने के लिए थैंक यू। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना। अच्छा, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देना, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच जाए, और चैनल सब्सक्राइब कर लेना, और यूजफुल वीडियोस आती रहेंगी। थैंक यू सो मच।